जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। अगर आप वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाकर वहां से वह वीडियो देख लीजिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब हमारा देश भारत आजाद हो गया उसके बाद, यानी अपने देश के आजाद होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब उसके बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। यही बताना है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया और किस उद्देश्य से किया था। ठीक है, तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो आंसर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी भारत देश के आजाद होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर सी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। यानी कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि उस समय उसका मालिक कौन था, तो आप बोलिएगा प्रोफेसर सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पर प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समिति के गठन का उद्देश्य, अब इसमें उद्देश्य भी पूछ रहा था कि क्या राष्ट्रीय आय समिति के गठन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आइए इसके उद्देश्य को देखते हैं। तो उद्देश्य क्या दिया है, इस समिति के गठन का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही बता रहा है, यहाँ पर दिया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य, यानी किस समिति का, राष्ट्रीय आय समिति का गठन का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1951 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो आप बोलिएगा राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सन 1948 से 1949 के लिए देश की कुल आय, आगे बढ़ते हैं। देश की कुल आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस आकलन में भारत में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना था, 246.9 रुपये थी। ठीक है, सन 1954 में सरकार ने राष्ट्रीय आय के आंकड़े को संकलन का भार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जिम्मे लगा दिया। इस संगठन की स्थापना भी भारत सरकार ने ही की थी, यानी कि CSO जो हमारी संस्था है, इसका भी गठन किसने किया था, भारत सरकार ने ही किया था। यह संगठन अब नियमित रूप से प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है, यानी प्रत्येक साल, हर साल राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन प्रकाशित करता है, तो CSO करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर।
आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है। क्या देना है इसमें, राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है ये भी बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, ठीक है, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो किसी देश में एक वर्ष में, एक साल में की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहता है, अब बोलिए किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, अवधि मतलब होता है समय में, उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा हो गया। अब इसके में क्या बताना है, इसकी गणना की प्रमुख विधियां बताना है। ठीक है, तो यहां से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। यानी क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना, तो यहां से लिखिएगा राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं इसका विधि कौन कौन है। तो पहला विधि देखते हैं, उत्पादन गणना विधि। पहला विधि क्या है, उत्पादन गणना विधि। इसमें देखिए क्या है, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है तो ऐसी विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। उत्पादन गणना विधि क्या होता है, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है तो ऐसे विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं आय गणना विधि। अब आय गणना विधि क्या होता है देखते हैं, जब राष्ट्रीय आय की गणना, जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर की जाती है तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, आय गणना विधि कहा जाता है। आय गणना विधि क्या, एक बार देखते हैं, तो राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर किया जाता है, यानी उससे कमाई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे विधि को हम क्या कहते हैं, आय गणना विधि कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा में देखिए क्या दिया गया, व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि क्या है तो देखते हैं, जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के, जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के द्वारा किया गया व्यय के आधार पर, किसके आधार पर, व्यय के आधार पर की जाती है तो ऐसी विधि को हम व्यय गणना विधि कहा जाता है। तो ऐसी विधि को व्यय गणना विधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करना। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय, क्या बताना है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, एक साइड आप लिख दीजिएगा प्रति व्यक्ति आय और एक साइड लिख दीजिएगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो आइए प्रति व्यक्ति आय के एक में देखते हैं। तो लिखिएगा राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय में अंतर पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिफिनेशन ही हम लोग दे देंगे, जो उसका परिभाषा है, जो हम लोग प्रति व्यक्ति आय का जो परिभाषा देते हैं उसी को पहले लिख दीजिएगा, अंतर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो इसका भी डिफिनेशन आप जो दे रहे हैं उसी को लिख दीजिए। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा में देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश के लोगों की औसत आय का पता लगाया जाता है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय से क्या पता लगाया जाता है, देश के लोगों की औसत आय का पता लगता है। क्या लगता है, देश के लोगों की औसत आय का पता लगता है। ठीक है, वहीं देखते हैं राष्ट्रीय आय में, तो राष्ट्रीय आय के द्वारा देश की कुल आय का पता लगाया जाता है। ठीक है,
प्रति व्यक्ति आय से क्या होता है, देश के लोगों की औसत आय का पता लगता है, और राष्ट्रीय आय से क्या होता है, देश की कुल आय का पता लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से क्या होता है, राष्ट्रीय आय के द्वारा क्या होता है, देश के कुल आय का पता लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा में देखते हैं प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से। प्रति व्यक्ति आय का संबंध किससे है, प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है, और राष्ट्रीय आय का संबंध पूरे देश की आय से है। ठीक है, क्या बोलिएगा, प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से है और राष्ट्रीय आय का संबंध पूरे देश की आय से है। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आप लोग से अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें 10th क्लास का पूरा आपको धीरे धीरे इस पर सब वीडियो आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इस तरह से सब धीरे धीरे हम इस पर बना के अपलोड करेंगे। आइए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो किसी भी देश के विकास को उस देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी देश के विकास को उस देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जाता है, यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश उतना ही और विकास करता है। नहीं, मतलब जो जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना ज्यादा होगा वह उतना ही विकसित होगा। ठीक है, तो ये बात लिखा हुआ है, किसी भी देश के विकास को उस देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है वह देश उतना ही विकसित अथवा अमीर होता है, यानी धनी होता है। ठीक है, यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित अथवा अमीर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय अधिक होने पर, अगर आपके देश में क्या हो रहा है, वस्तु का अधिक उत्पादन हो रहा है और आपके देश का राष्ट्रीय आय अधिक है, तो क्या होगा, अधिक होने पर ही हम राष्ट्र के उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति को पा सकते हैं। ठीक है, आज राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वे उस राष्ट्र की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा आय को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, लोगों के आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से लोग विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे जिससे रोजगार में वृद्धि होगा, और दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलने से गरीबी दूर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, लोगों के आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है, अगर लोगों के आय में और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, वृद्धि होने से लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे, अपने अपना पैसा फंसाएंगे। ठीक है, जिससे रोजगार में वृद्धि होगा, जिससे उनके आय में वृद्धि होगा, उनके रोजगार में वृद्धि होगा। दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलने से गरीबी दूर होगा। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए लाभप्रद है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग आंसर को देखते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रति व्यक्ति आय का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्तियों का औसत आय होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्तियों का औसत आय होता है। ठीक है, किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास लोगों के जीवन को खुशहाल तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना अति आवश्यक होता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अपना जीवन खुशहाल से बीते, ऐश मौज से बीते, आपको क्या करना होगा, प्रति व्यक्ति आय में विकास करना होगा, वृद्धि करना होगा। ठीक है,
तो वही बात यह है, किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास, लोगों के जीवन को खुशहाल तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आय काफी कम है। भारत का राष्ट्रीय आय क्या है? काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था। ठीक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से लगभग 48 गुना कम है। देखिए, भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है? बहुत कम है। वही तुलना किया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है ना, भारत के प्रति व्यक्ति आय से 48 गुना है। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि 48 गुना ज्यादा है। भारत से अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 48 गुना ज्यादा है और अमेरिका से 48 गुना भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। ठीक है, इस प्रकार लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर राष्ट्र को हम विकास की पटरी पर दौड़ा सकते हैं। यानी राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर हम क्या करते हैं? राष्ट्र के विकास को पटरी पर दौड़ा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त होता है और हम अपने चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो लिखिएगा, हाँ, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, क्या लिखिएगा? हाँ, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय भी परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में जब परिवर्तन आएगा तो राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय देश के लोगों का औसत आय होता है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देश के लोगों का औसत आय होता है। ठीक है, और किसी देश के लोगों के आय का योगफल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, और किसी देश के लोगों के आय का योगफल जो होता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसलिए यदि जनसंख्या स्थिर रहे तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होता है। ठीक है, जब जनसंख्या स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, तो लोगों के आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से राष्ट्रीय आय में भी कमी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि विकसित देशों का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। ठीक है, विकसित जो देश होते हैं उसके प्रति व्यक्ति आय क्या होते हैं? अधिक होते हैं, जबकि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है। जबकि क्या होता है? विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है। जैसे अपना भारत देश क्या है? इसका प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। क्यों? भारत क्या है? एक विकासशील देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।